BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नतीजा मई। इंडिया ने पुराने नोटों के बदले नए नोट देने की यौमिया हद कम करके 2000 कर दी। अवाम के गम गुस्से और एहतजाज में इजाफा। अपने पैसों को ही फाड़ दे, हमारे पास काला धन पड़ा हुआ है। हमारा बच्चा वहाँ बगैर दूध के बिलक रहा है, उसकी चिंता नहीं है किसी को है? तुर्क सदर उर्दवान कहते हैं कि फतहुल्लाह गुलन की तंजीम पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। गुलन तंजीम के तहत चलने वाले स्कूलों के असातिज़ा और तलबा की हाई कोर्ट में अपील। और किस तरह अरब ममालिक में हजारों अफराद ऑनलाइन सेक्स फ्रॉड का शिकार होकर ब्लैकमेल हो रहे हैं। इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी का असल मकसद सरमायाकारों की मदद करना है, लेकिन हुकूमत मुसिर है कि यह काले धन और जाली नोटों पर काबू पाने के लिए किया गया। इंडिया में आवाम की अक्सरियत नकद करेंसी ही इस्तेमाल करती है और हुकूमत ने बैंकों से नए नोट हासिल करने की यौमिया हद 4500 से कम करके 2000 रुपये कर दी है, जबकि ATM से भी सिर्फ 2000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। अपने पैसों को ही फाड़ दे, हमारे पास काला धन पड़ा हुआ है। हमारा बच्चा वहाँ बगैर दूध के बिलक रहा है, उसकी चिंता नहीं है किसी को है? ठीक है, प्लान बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए होमवर्क करना चाहिए पहले सरकार को, उसके बाद करना चाहिए। पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए लाखों लोग पूरे भारत में इसी तरह बैंकों के बाहर कतारों में खड़े हैं। कतारें लंबी होती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना है कि बड़े नोटों पर पाबंदी ब्लैक मनी यानी काला धन खत्म करने के लिए लगाई गई है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। It is all wastage of time. Why do you do this? आम लोग सख्त मुश्किल में हैं। पार्लियामेंट में पारा गर्म है। हिज़्ब मुखालिफ नोटों पर पाबंदी के फैसले पर बरहम है। उसका कहना है कि हुकूमत ने यह कदम काला धन रोकने के लिए नहीं, नादहिंदा सनतकारों की मदद के लिए उठाया है। ये पैसा रिजर्व बैंक सरकार को ट्रांसफर कर देगी और वो बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर देंगे और उनकी बैलेंस शीट क्लीन कर देंगे। इसका कोई गरीब के साथ लेना देना नहीं है, कोई काले धन के साथ लेना देना नहीं है। ये तो काले धन के साथ समझौता है। मुल्क में 500 और 1000 रुपए के तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के नोट चलन में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें से तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए काले धन के जुमरे में आते हैं। इक़्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए नए नोट जारी करने के साथ साथ और भी कई कदम उठाने होंगे। इसके बाद वो टैक्स सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इसके बाद वो सिंगल रेट GST लाते हैं और इसके बाद वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑफिशियल्स की आर्बिट्रेरी पावर्स को कम करते हैं और साथ में जितना आसान और सिंपल और लोअर टैक्स रेट्स हो लोगों के लिए, तो फिर हाँ इसका फ़ायदा होगा। भारत की मईशत में काला धन एक बड़ा मसला है। काले धन पर रोक के लिए बड़े नोटों पर पाबंदी मोदी हुकूमत का पहला बड़ा कदम है, लेकिन इसके नफाज से पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी मौजू पर बात करने के लिए BBC के मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ हैं तज्ज़ियाकार और हफ्त रोज़ा इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडिटर परंजॉय गोहा ठाकुरता जी, अगर ये हुकूमत का बदउनवानी और काले धन के खिलाफ पहला बड़ा इक़दाम है तो इसकी मुखालफत क्यों हो रही है सर? क्योंकि काला धन के बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा लोग कैश में रखते हैं। बहुत सारे लोग के पास बहुत ही गैर कानूनी तरह से, बेआईनी तरह से काला धन है, मगर वो कैश में नहीं रखते हैं, वो संपत्ति में रखते हैं। किसी ने ज़मीन खरीद लेते हैं, कोई मकान खरीद लेते हैं, कोई सोना चांदी गहना खरीद लेते हैं, कोई विदेश में ले जाते हैं, विदेश में खर्च कर देते हैं, कोई काला धन सफ़ेद करके वापस ले आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि काला धन के एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा कैश में लोग ये 500 रुपया के या 1000 रुपया का नोटों में रखते हैं। ठीक। मगर सरकार जब ये 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट के ऊपर पाबंदी लगाया, ये तो पूरा जितना जो करेंसी है सर्कुलेशन में ही से 85% है, 85% यानी 85%। तो सारे अर्थव्यवस्था में एक हलचल हो गया। लेकिन आम आदमी को, गरीब लोगों को
जीविका के ऊपर असर पड़ा और लोग बहुत परेशान हैं। ठाकुरता जी घंटों पर बैंकों के सामने वो तो ठीक है, मैं लाइन में खड़े हैं, बोलिए हमारा पुराने नोट नया नोट बना दीजिए। सर ये पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी का जो लक्ष्य था, अच्छा एक बात ये बता दीजिए, काला धन के ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे सर, और साथ साथ जो फर्जी नोट का इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसको भी खिलाफ लड़ेंगे। मैं समझता हूं वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो ठाकुरता जी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हुकूमत ने कोई ना कोई मंसूबा बंदी को प्लानिंग तो की होगी ना, कि लोगों को पैसा निकलवाने या बदलवाने के लिए लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना ना पड़े और वो ठोकरें ना खाएं। यही सबसे दुख का बात है कि इनको मालूम है ये बहुत ही एक बड़ा कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके पहले जो प्लानिंग करना चाहिए, जो तैयारी होना चाहिए था, वो नहीं किया था। फिर पहले बोला था कि 2-4 दिन आप परेशान रहेंगे, अब कह रहे 2-4 हफ्ता परेशान रहेंगे, 2-4 महीना आपको परेशान रहना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि इतना बड़ा कदम उठाने के पहले भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को तैयार होना चाहिए। जो पुराने नोट लोग देंगे उसके लिए नया नोट होना चाहिए बैंकों के पास। एटीएम जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है वो नहीं ले रहे नोट, तो इसके असर भारतवर्ष के गरीब लोग के ऊपर पड़ रहे, बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर पड़ रहे, महिलाओं के ऊपर पड़ रहे, और आम आदमी बहुत ही परेशान है। और सिर्फ मोदी सरकार के जितने सारे खिलाफ जितने विरोधी दल है सब इकट्ठा हो गए। थैंक यू सर। ये थे हफ्ते रोजा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडिटर परंजॉय गुहा ठाकुरता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फतहुल्लाह गुलन की तंजीम पाकिस्तानी सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के आखिरी रोज़ एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत मुतअद्दिद मुआहिदों का ऐलान भी किया गया। आसिफ फारूकी की रिपोर्ट। तुर्क सदर के पाकिस्तान में क़याम का दूसरा दिन भी गर्मजोशी और इस्तकबाली और दीगर तकारीब से भरपूर रहा। सुबह सवेरे वो ईवान वज़ीर आज़म पहुंचे, जहां उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और मुस्तकबिल में दोस्ताना और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अहदो पैमा किए गए। लेकिन तुर्क सदर ने पाक तुर्क स्कूलों में असातिज़ा की बरतरफियों का भी जिक्र किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन तालीमी इदारों की आड़ में जिला वतन तुर्क रहनुमा फतेहुल्लाह गुलेन की तंजीम तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस है। ये दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा है। तुर्की में नाकाम बगावत के फौरन बाद से पाकिस्तान तुर्क अवाम और हुकूमत के साथ इस दहशतगर्दी के खात्मे में इजहार यकजहती करता रहा है। दूसरी तरफ इन स्कूलों में पढ़ाने वालों और तलबा के वालिदैन कानूनी और अवामी अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अगर आप एट द मिड ऑफ सेशन किसी टीचर को ट्रांसफ़र करें तो उसको स्टूडेंट को एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना होता तो ये बिगनिंग ऑफ सेशन में ले लेते। पाक तुर्क स्कूलों के मुतासरीन के एहतजाज और अदालती कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आसिफ फारूकी, BBC, इस्लामाबाद। और अब एक नज़र दीगर आलमी खबरों पर। रूस कहता है कि उसके जंगी जहाज़ों की बमबारी से शाम के शुमाली सूबे इदलिब में अलकायदा से मुंसलिक बागियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी फौज कहती है कि इस हमले में 3 कमांडरों समेत 30 शिद्दत पसंद हलाक हुए। बुध के रोज़ हलब पर शामी फ़दाइया के एक हमले में 32 अफराद हलाक हुए थे। अब से कुछ देर बाद जापानी वज़ीर आज़म नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। वो पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं जो उनसे मिलेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप ने जापान और कोरिया समेत अमरीका के बड़े एशियाई इत्तेहादियों के खिलाफ कई हतक-आमेज़ बयानात दिए थे। ब्राज़ील में दाएं बाजू के उन दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है जिन्होंने फौजी मदाखलत के मुतालबे के सिलसिले में कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी पर हमला किया था। सदर डिलेमा रोसेफ के मुआखज़े और बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स के सामने आने के बाद मुल्की इदारों पर अवामी एतमाद को सख्त धचका लगा है।
आइए एक नजर डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। पनामा लीक से मुताल्लिक खबर, जिसमें अदालत की पीटीआई के वकील को मुकदमे पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। क्या बड़े नोटों की तब्दीली से बाकी दुनिया में कोई फायदा हुआ? और सदर उर्दवान का बयान कि फतहुल्लाह गुलन की तंजीम पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, ये खूब पढ़ी जा रही है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि एक ऐसे शख्स की कहानी जो ऑनलाइन सेक्स फ्रॉड का निशाना बना और उसे किस तरह ब्लैकमेल किया गया। और मुलाकात कीजिएगा जनूबी अफ्रीका की आर्टिस्ट एस्टर महालंगो से, जो मुर्गी के परों से रंगारंग फन पारे तख्लीक करती हैं। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अरब मुल्कों में हज़ारों मर्द ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रहे हैं। वो समझते हैं कि वो किसी खातून से बातचीत कर रहे हैं और इस धोखे में वो वेबकैम पर ऐसी जिनसी हरकतें कर जाते हैं जिन्हें बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीबीसी की शेम सीरीज के सिलसिले में आज देखिए एक फ़लस्तीनी नौजवान की कहानी जो इसी ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बना। इस रिपोर्ट में उसका असल नाम छुपाने के लिए फर्जी नाम इस्तेमाल हुआ है। आपके लिए वार्निंग यह है कि इस वीडियो में जिनसी नौयत की तफसीलात बयान की गई हैं। उस दिन मैं घर में अकेला था। एक लड़की ने मुझे फेसबुक पर दोस्त बनाया। वो बहुत हॉट थी। उसने रात को मेरे साथ स्काइप पर बात शुरू कर दी। उसने मुझसे वेबकैम का पूछा और मैंने भी उसे वीडियो पर देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वीडियो पर उसने कहा कि इसमें तस्कीने जिन्स की ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं और फिर बिस्तर पर लेट कर उसने ख्वाहिशात को अमली शक्ल भी दी। मुझसे भी रहा नहीं गया। इतनी ज़बरदस्त लड़की को देखकर होश खो जाते हैं। इस कॉल के बाद समीर को मैसेज में यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक मौसूल हुआ। It said, "Listen, I am a man." मैसेज था कि सुनो, मैं एक मर्द हूँ और मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। मुझे फेसबुक से तुम्हारे सब खानदान वालों की तफसील मिल गई है। उसने मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर 2000 यूरो अदा करने की मोहलत दी। मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। मेरी माँ ने ये देख लिया तो क्या होगा? शर्म के मारे मैं तो खिड़की से छलांग लगा दूंगा। हर बरस हज़ारों मर्द इस स्काइप सेक्स स्कैम का शिकार होते हैं। ये स्कैम चलाने वालों में बहुत से लोगों का ताल्लुक इस जगह से है। वस्ती मराकश में ये वादी ज़म है जहां हमें ये शख्स मिला। हम अरबों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और अगर वो शादीशुदा हों तो वो भी एक कमज़ोरी बन जाती है। इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर बहुत से लोग मजहबी हैं। आप किसी ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो बहुत नेक और अहम दिखाई देता हो। आप सोचते हैं ये कभी चक्कर में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हैं और वो सीधा जाल में जा फंसता है। तेल वाले अरब ममालिक के लोगों को फंसाना सबसे आसान है। अरब आसान शिकार साबित होते हैं। सेक्स स्कैम चलाने वाले ये लोग पॉर्न वेबसाइटों से पहले से रिकॉर्ड शुदा वीडियो हासिल करते हैं। हम मर्दों को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। उनके जिस्म के सब हिस्सों का वीडियो में आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को हकीकी साबित करने के लिए इन मर्दों का चेहरा कैमरे की तरफ होना ज़रूरी है। हम वो रिकॉर्डिंग YouTube पर चढ़ाते हैं और साथ ही उस शख्स को भी मैसेज कर देते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। 20 मिनट तक बहस चलती है। 20 मिनट वीडियो के और 20 मिनट सौदेबाजी के। क्या सब अदायगी करते हैं? हाँ, करते हैं। ब्लैकमेलिंग अब वादिये ज़म में लाखों डॉलर का कारोबार है। हमने शहर में 50 से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र के दफातर देखे। समीर ने पैसे अदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो खौफ की जिंदगी जी रहा है। मराकश की पुलिस का कहना है कि वो इन धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुत्तहदा अरब अमारात में हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक में तकरीबन 30,000 मर्द इस धोखेबाजी का निशाना बन चुके हैं।
कम से कम एक शख्स खुदकुशी भी कर चुका है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाली आर्टिस्ट एस्टर महालोंगो कई अशरों से पेंटिंग्स बना रही हैं। वो आम पेंटिंग्स के अलावा मुल्क में मुर्गी के परों के साथ की जाने वाली रिवायती पेंटिंग के फ़न पर महारत रखती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनके फ़न पारों की नुमाइश की जाती है। नोम्सा मसीगो की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां। उनका इस्तकबाल एक मलका की तरह किया जा रहा है। वो अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौटी हैं। हर कोई खुश है। इक्यासी साल आर्टिस्ट चंद दिन अपने वतन में क़याम के बाद लंदन का रुख करेंगी, जहां उनके फनपारों की अगली नुमाइश की जा रही है। उन्होंने पेंटिंग कैसे शुरू की? मैंने 10 बरस की उम्र में पेंटिंग शुरू की। अपनी वालदा और नानी को देखकर मैंने भी मुर्गी के परों के साथ पेंटिंग का आगाज किया। मेरे दिलो दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई नक्शा होता है। मैं आंखें बंद करके सोचती हूँ कि पेंटिंग मुकम्मल होकर कैसे दिखाई देगी। वो खुद एक चलती फिरती आर्ट दिखाई देती हैं। उनकी चूड़ियां हो या कढ़ाई वाले कपड़े, सब आर्ट का बेहतरीन नमूना है। उनके घर में कायम छोटी सी आर्ट गैलरी में उनका काम देखा जा सकता है, जिसमें वो मशहूर BMW कार भी है जो उन्होंने 1991 में पेंट की थी। मैंने वो कार मुर्गी के परों के साथ पेंट की थी। वो हैरत से देख रहे थे। उनकी ख्वाहिश है कि अगली नस्लें भी ये रिवायती फन सीखें। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।